नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर, वो खबर जो सीधे आपसे कनेक्ट होती है। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच टकराव की। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे ताकतवर रक्षा मंत्री आपस में भिड़ गए। ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कराने वाले पीट हेग्सेथ के दावों की पोल खुलती नजर आई, जिसके बाद पेंटागन से जो मिसाइल स्टॉक की रिपोर्ट आई उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए। अमेरिका इस समय पैट्रियट थर्ड और ATACMS जैसी अत्याधुनिक इंटरसेप्टर और मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है। यह खबर हमने आपको डिटेल से बताई थी जब इस पर पेंटागन में मीटिंग हो रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ आमने सामने हो गए, यह जानकारी मिल रही है। आरोप बेहद गंभीर हैं। पीट हेग्सेथ ने हथियारों के घटते आंकड़ों को छिपाया, स्टीफन फीनबर्ग पर ठीकरा फोड़ा और युद्ध में अमेरिकी सेना फंसने लगी तो अचानक 67 अरब डॉलर के बजट की डिमांड रख दी। यहां तक की खबर यह भी है कि पीट हेग्सेथ ने ईरान जंग से पहले भारी भरकम हथियार खरीद पेंटागन से करवाई और इस डील में खुद भी पैसे की कमाई की। उधर ट्रंप और पीट हेग्सेथ में मिसाइलों की कमी की वजह से भी तगड़ी लड़ाई हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके रक्षा मंत्री के बीच टकराव का पुराना इतिहास भी है। चाहे निक्सन, श्लेसिंगर हो या फिर ट्रंप और मैटिस हो, जिन जिन रक्षा मंत्रियों ने ट्रंप से बहस की उनकी कुर्सी भी गई। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीट हेग्सेथ डोनाल्ड ट्रंप से ही भिड़ गए और उनकी कुर्सी खतरे में है? चलिए देखते हैं इस खबर को विस्तार से, डिटेल से, और कैसे ट्रंप की सेना दो फाड़ हो चुकी है, ट्रंप की टीम टूट कर बिखर चुकी है और तेहरान के आगे सरेंडर कर चुकी है। विस्तार से आपको बताते हैं। ईरान जंग के बीच सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, अमेरिका दो फाड़ हो चुका है ईरान के साथ जारी जंग में। ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री आपस में भिड़ गए। अमेरिका के कैंप डेविड में डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच जोरदार बहस हो गई, तीखी बहस हो गई। दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी चीखते चिल्लाते नजर आए, एक दूसरे को धमकाते नजर आए। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाद में सफाई पेश की कि सब कुछ ठीक कर दिया गया है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ के बीच ये बहस हथियारों की कमी की जानकारी छिपाने की वजह से हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम अमेरिकी रक्षा मंत्री हो, अगर हथियार की कमी थी तो तुमने इस बात को क्यों छिपाया और झूठ क्यों बोला कि हथियारों की कमी दूर कर ली गई है? इस बात पर पहली बार पीट हेग्सेथ ने तो चुप्पी साध ली और कहा कि यह बड़ी बात नहीं है, समस्या को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन संभावना यह है कि समस्या बहुत लंबी दूरी तक जा चुकी है और इसे लेकर पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। खबर है कि हथियार की कमी और ईरान के खिलाफ रणनीति को लेकर ट्रंप ने हेग्सेथ की क्लास लगा दी, लेकिन पीट हेग्सेथ भी अपने आप को नहीं रोक पाए और पीट हेग्सेथ ने ट्रंप के साथ बहुत तीखी बहस कर ली। इस दौरान ट्रंप ने हेग्सेथ को काफी भला बुरा कहा। दोनों के बीच वर्बल क्या डिबेट हुई है, बहस क्या हुई है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आप जरा नजर डाल लीजिए एक कॉमिक बुक स्टाइल में। ट्रंप का पीट पर आरोप, हथियारों की गलत जानकारी दी तुमने। पीट हेग्सेथ ने जवाब दिया कि हथियारों के मामले में हमने आपको गुमराह नहीं किया है। ट्रंप ने कहा कि तुमने यह मुद्दा मुझे लगा सुलझा लिया होगा। पीट हेग्सेथ ने कहा कि पिछली सरकार ने हथियार यूक्रेन को दे दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पीट पर आरोप लगाया कि हथियार इंटरसेप्टर की कमी की वजह से जंग रुकी और उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। पीट हेग्सेथ ने कहा कि हथियारों की फंडिंग के लिए 67 अरब डॉलर चाहिए जो कि मुहैया नहीं कराए गए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि तुमने युद्ध का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया। पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमने ईरान को सही तरीके से सबक सिखाया, लेकिन हमें फंड जारी नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा कि कुछ फैसलों और हथियारों की जानकारी साफ तौर पर नहीं दी गई। पीट ने कहा कि स्टीफन फीनबर्ग ने व्हाइट हाउस को अपडेट नहीं किया, ये उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। इसके मायने समझ रहे हैं आप? इसके मायने ये हैं कि ट्रंप की टीम बौखला गई है। वो जंग में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ईरान उन्हें चारों तरफ से दबोच रहा है और अमेरिका क्रम्बल कर रहा है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है, लड़ाई छिड़ गई है। और कहते हैं बहस के बाद दोनों बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। और अब सबसे बड़ा सवाल, हेग्सेथ की कुर्सी क्या जाने वाली है? क्या हेग्सेथ की विदाई की तैयारी है?
ट्रंप ने सैन्य अभियान के विस्तार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अमेरिकी सेना के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली सटीक मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर और गोला बारूद कितनी मात्रा में बचे हुए हैं, और हथियारों की कमी के कारण पीट हेग्सेथ ने व्हाइट हाउस को अपडेट क्यों नहीं किया। उधर हेग्सेथ ने सेना का मनोबल ऊंचा बनाए रखने की बात कही और तर्क दिया कि इस तरह के सैन्य एक्शन में, इस तरह की जंग में कोई भी देश अपने सैनिकों को यह नहीं बताता कि उसके गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, और अगर मैं यह जाहिर करता तो अमेरिका के वैश्विक रुतबे को नुकसान हो जाता। इसलिए जंग जारी रखने के लिए और अमेरिका के रुतबे को बरकरार रखने के लिए मुझे यह करना पड़ा। यह कहकर पीट हेग्सेथ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर सी बात है, उनकी दलीलों में थोड़ी दम भी दिखती है। हथियारों की कमी के बारे में पीट हेग्सेथ ने अपनी जिम्मेदारियों को ट्रांसफर कर दिया। जब ट्रंप ने हथियार और मिसाइल की कमी पर सवाल किया तो पीट हेग्सेथ ने अपना बचाव करते हुए इसका ठीकरा अपने डिप्टी यानी स्टीफन फीनबर्ग पर फोड़ दिया कि उन्होंने व्हाइट हाउस को समय पर अपडेट नहीं किया, उस कारण जानकारी नहीं पहुंच पाई। ट्रंप ने नाराजगी जताई कि पेंटागन ने उन्हें हथियारों के वास्तविक भंडार की घटती संख्या की पूर्ण और स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पेंटागन के फैसले क्या लिए जा रहे हैं, वो व्हाइट हाउस तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है, इस पर पीट हेग्सेथ कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। आपको जरा देखिए, पीट हेग्सेथ की तस्वीर दिखाते हैं। पीट हेग्सेथ के पास हालांकि किसी वॉर का अनुभव नहीं है, पीट हेग्सेथ के पास किसी लड़ाई का अनुभव नहीं है। पीट हेग्सेथ ने सिर्फ इसलिए ट्रंप की टीम में जगह बनाई क्योंकि वो ट्रंप के बेहद करीब है। जरा फुल स्क्रीन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ दोनों किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और हमने कई बार देखा है कि पीट हेग्सेथ डोनाल्ड ट्रंप का कई बार बचाव भी करते नजर आए हैं। जानकारियां ये बताती है कि पीट हेग्सेथ और बेंजामिन नेतन्याहू ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमले के लिए मनाया, क्योंकि आज से पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर, पिछले 5 राष्ट्रपतियों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने ईरान पर हमले की इजाजत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो समझदार थे, उन्हें खतरे का अंदाजा था। बराक ओबामा भी ईरान पर हमला कर सकते थे, लेकिन बराक ओबामा ने JCPOA एक डील साइन की ईरान के साथ, जो कि बहुत कारगर मानी जाती है इतिहास में। लेकिन नहीं, पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान पर हमला करना जरूरी है, नहीं तो वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा, जो अमेरिका और इस्राएल के लिए, उनके वजूद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पीट हेग्सेथ ईरान को खतरा बताते रहे, लेकिन वो इस जंग के बीच में अपना फायदा भी देखते रहे। खबरों की माने तो पीट हेग्सेथ डिफेंस कारोबारी भी हैं, जिन्होंने इस जंग से ठीक पहले कई हथियार और मिसाइलों की डील करवाई। वेनेजुएला और ईरान जंग से ठीक पहले अमेरिका ने डिफेंस डील की थी। कई प्राइवेट कंपनियों से अमेरिका ने भारी भरकम हथियार खरीदे थे। सूत्र ये बताते हैं कि उन मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल ईरान जंग में हुआ, और फिर से ईरान के खिलाफ अमेरिका को जंग में जाने के लिए अब पीट अतिरिक्त फंड की मांग कर रहे हैं, ताकि और हथियार खरीदे जा सके। और संसद ने भले ही इसकी मंजूरी दे दी हो, लेकिन सीनेट में अभी इसका पास होना बाकी है। अब वही पीट हेग्सेथ व्हाइट हाउस से मिसाइलों की सटीक जानकारी छिपा रहे थे, जिसकी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप से भी टकरा गए। अमेरिका के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह दिखेगा, जब भी कोई रक्षा मंत्री मनमानी करता है तो बहुत ज्यादा दिन तक अपने पद पर नहीं रहता, उसे अपने पद को छोड़ना पड़ता है। किस किस रक्षा मंत्री ने किन किन राष्ट्रपतियों से पंगा लिया, जरा उसकी लिस्ट आप देख लीजिए। रिचर्ड निक्सन के साथ जेम्स श्लेसिंगर ने पंगे किए।
श्लेसिंगर रक्षा मंत्री थे निक्सन के समय में, और निक्सन और श्लेसिंगर में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। बाद में निक्सन ने इस्तीफा दे दिया था, अगले राष्ट्रपति ने श्लेसिंगर को हटा दिया। बिल क्लिंटन वर्सेस लेस एस्पेन का कार्यकाल करीब 1 साल का ही रहा। सोमालिया मिशन को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ा, राष्ट्रपति के दबाव के बाद उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जेम्स मैटिस, ट्रंप के पहले कार्यकाल में मैटिस ही रक्षा मंत्री थे। दोनों के बीच सीरिया अफगानिस्तान के मुद्दे पर मतभेद बढ़े। मैटिस ने दिसंबर 2018 में रिजाइन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मार्क एस्पर, ट्रंप के पहले कार्यकाल में एस्पर भी रक्षा मंत्री बने, लेकिन 2020 में दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हो गए। 9 नवंबर 2020 को एस्पर को ट्रंप ने पद से हटा दिया। अब ट्रंप के तीसरे रक्षा मंत्री से विवाद हो रहा है, जिनका नाम पीट हेग्सेथ है। ईरान के साथ जंग की शुरुआत पीट हेग्सेथ ने कराई। पीट हेग्सेथ ने हथियारों की कमी के बारे में नहीं बताया, जिससे व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तलवार खिंच गई और ट्रंप और पीट के बीच भारी बहस हो गई। यानी जिस भी रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति से दो हाथ करने की कोशिश की, उस रक्षा मंत्री को ही साफ कर दिया गया। इस मामले में ट्रंप का इतिहास तो और भी खराब है। वो पहले ही 2 रक्षा मंत्री को हटा चुके हैं, अब तीसरे की बारी है। ऐसे में पीट हेग्सेथ को हटा दिया जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री बनने से पहले अमेरिकी आर्मी नेशनल गार्ड में एक इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के अधिकारी के रूप में ग्वांतनामो बे, इराक और अफगानिस्तान में सेवाएं दे चुके हैं। उसके कारण ही ट्रंप ने उन पर भरोसा जताया था कि वह अच्छे रक्षा मंत्री बन सकते हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ ने ईरान जंग में अमेरिका को बुरी तरीके से फंसा दिया। आज की तारीख में ईरान से रेले जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को विराम देना चाहते हैं और एक फेस सेविंग एग्जिट करना चाहते हैं। लेकिन पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि अमेरिकी संसद और सीनेट मिलकर पेंटागन को रक्षा बजट दे, जिसकी डिमांड वो कर रहे हैं, ताकि वो और हथियार खरीदें और फिर ईरान के खिलाफ एक नए सिरे से जंग की शुरुआत करें, जिसके फेवर में डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जब आपको जानकारी थी हथियारों की, तो आपने वो जानकारी क्यों छिपाई? हम थोड़ी और तैयारी के साथ ही जंग में जाते, थोड़ा रुक के जाते, 1-2 साल बाद कर लेते। लेकिन पीट हेग्सेथ ने जल्दबाजी में जंग की शुरुआत की और अब अमेरिका इसमें बुरी तरीके से फंस चुका है और किसी भी कीमत पर पीट हेग्सेथ इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो बजट मिले या ना मिले। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि जंग की जगह प्रेशर से काम लिया जाए। बातचीत के लिए युद्ध का मैदान नहीं, बातचीत की टेबल सजाई जाए। लेकिन हेग्सेथ ने जंग को लंबा खींचकर ट्रंप के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हथियारों की संकट की वजह से पेंटागन मुसीबत में है। ईरान युद्ध में हथियारों की भारी खपत हुई और इसकी वजह से अमेरिका की साख ही दांव पर लग गई है। अब पीट हेग्सेथ $67 अरब की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसा दो, जंग लड़ना है। हथियार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए फंड की मांग कर रहे हैं। हेग्सेथ ने करीब $67 अरब तत्काल जरूरत बताई है और आगे इसमें और फंड जोड़ने की बात कही है। युद्ध के लंबा खींचने की वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है और हेग्सेथ की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से अमेरिका लंबे युद्ध में फंस चुका है और एक और फॉरएवर वॉर में फंसने का ठप्पा लगा हुआ है। आर्थिक बोझ और महंगाई भी अमेरिका में लगातार सिर उठा रही है। अमेरिका में महंगाई और ईंधन के दाम काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी माहौल बन चुका है। इसके अलावा हेग्सेथ के दाव पर अमेरिका में ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आंतरिक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है और अमेरिका ने व्हाइट हाउस को गुमराह किया है। कुल मिलाकर कहे तो अमेरिका ईरान जंग में मुख्य किरदार ट्रंप के अलावा पीट हेग्सेथ भी थे, जिन्होंने जंग की नींव रखी। लेकिन आज वही टीम जो ईरान के खिलाफ जंग लड़ने आई थी, वो टीम टूट चुकी है, 2 फाड़ हो चुके हैं इस टीम के। पीट हेग्सेथ ने जंग के जरिए न सिर्फ अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती में डाला है, खतरे में डाला है, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए वो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी खतरे में डाल चुके हैं। तो क्या ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले इस बड़ी गुत्थी को सुलझा पाएंगे? क्या वो मिड टर्म इलेक्शन जीत पाएंगे, या फिर इसका खामियाजा ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के अंत के साथ ही खत्म होगा या भुगतना होगा? जो काम इराक नहीं कर पाया, जो काम सीरिया नहीं कर पाया, जो काम अफगानिस्तान नहीं कर पाया, जो काम
रशिया नहीं कर पाया, जो काम ब्रिटेन नहीं कर पाया, जो काम यूरोप नहीं कर पाया, वो काम ईरान ने कर दिया। जो काम हिटलर नहीं कर पाया, जो काम मुसोलिनी नहीं कर पाया, वो काम ईरान ने कर दिया। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को घुटनों पर गिरने को और गिड़गिड़ाने को मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि वेनेजुएला में एक दिन के ऑपरेशन के बाद, मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, आप उसे किडनैपिंग भी कह सकते हैं, और ग्रीनलैंड से मैक्सिको तक को धमकी देने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ईरान चुटकियों का खेल है, हफ्ते भर का वक्त लगेगा और ईरान में घुसकर सब कुछ मटिया मेट कर देंगे, उसके बाद ईरानी तेल हमारा होगा, होर्मुज पर अमेरिका का शासन होगा और मिडिल ईस्ट अमेरिका के और मजबूत शिकंजे में होगा। और होना भी ऐसा ही चाहिए था भाई। जिस वॉशिंगटन की धमक से पूरी दुनिया कांपती थी, पूरी दुनिया का कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए जो आंख नहीं मिला सकता था अमेरिका से, वही अमेरिका मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में घुटनों पर गिरा पड़ा है। जरा तस्वीर देखिए किस तरह की तबाही है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका पनाह मांग रहा है ईरान के हमलों के बाद। ईरान के लड़ाकों ने, आईआरजीसी ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, रणनीति क्लियर हो, टारगेट पता हो, तो सामने कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसे भी धूल चटाया जा सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने इस युद्ध का असली सुल्तान मुश्तबा खामनेई को माना और मुश्तबा खामनेई ने असली ताकत हैंडओवर की आईआरजीसी को, और हर बार की तरह ईरान फिर से विजय निकला। हालांकि वो बात और है कि ईरान को नुकसान भी हुआ है, लेकिन ठीक है, सामने अगर अमेरिका जैसा ताकतवर देश हो तो फिर समझ में आता है कि ठीक है नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका को रोकना बहुत बड़ी बात है। अमेरिका की सैन्य मशीनरी को सरेंडर मोड में लाकर खड़ा कर देना पूरी दुनिया में इस बात पर स्टडी की जा रही है, और यही वजह है कि अमेरिका डील की भीख मांग रहा है। बेशक वो दुनिया भर में कहता फिर रहा हो कि हम इस युद्ध को जीत चुके हैं। वर्षों से दुनिया पर अपना हुक्म चलाने वाला अमेरिका जब ईरान से टकराया तो अंदाजा नहीं था कि उसका सामना उस ईरान से हो रहा है जहां बड़े बड़े हमलावर आकर या तो हार गए या तो उसी ईरान में समा कराए गए। ईरान से कोई बच के नहीं निकल पाया। अमेरिका ने सोचा था कि वो कुछ हवाई हमलों से ईरान को डरा देगा, वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मार के ईरान की बाजी पलट देगा। अमेरिका जंग में ईरान के ठिकानों को, ड्रोन और मिसाइल के ठिकानों को निशाना बनाता रहा। बदले में ईरान अपनी कमजोर ही सही लेकिन ड्रोन और मिसाइल ताकत से सैन्य बेसिस पर, अमेरिकी सैन्य बेसिस पर कहर बरपाता रहा। अमेरिकी जंगी सामान को बचाने के चक्कर में ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स मिसाइल का अमेरिका ने खूब उपयोग किया, जो आज की तारीख में लगभग खत्म हो चुका है। चलिए अब और ज्यादा आपको लबो लुबाब नहीं बताते हैं, सीधे पते की बात पर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका को अभी तक नुकसान हुआ है। शुरुआत सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ करेंगे जिसमें अमेरिका के मिसाइल्स के खत्म होने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि 80% मिसाइल गोदाम अमेरिका के खाली हो चुके हैं। दुनिया भर में दादागिरी दिखाने वाले पेंटागन का गोला बारूद का भंडार खाली हो रहा है। ईरान के खतरनाक मिसाइल हमलों ने अमेरिका के बैकबोन को तोड़ दिया है। अमेरिका में मिसाइलों की स्थिति फिलहाल क्या है वो देख लीजिए। टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें, ईरान से युद्ध में 1500 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। युद्ध से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 3000 टॉमहॉक मिसाइलें थी और इस कमी की भरपाई अमेरिका 2030 के आसपास तक पूरा कर पाएगा। पहले इसका उत्पादन काफी कम था लेकिन अब उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पैट्रियट इंटरसेप्टर, ईरान से युद्ध में 1500 से ज्यादा इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल हुआ। युद्ध से पहले अमेरिका के पास तकरीबन 2000 इंटरसेप्टर्स थे, फिलहाल 500 इंटरसेप्टर्स बचे हैं। इसका सालाना उत्पादन करीबन 600 के आसपास है और यह भी
30 के आसपास दोबारा से रिस्टॉक हो पाएगा। थार्ड इंटरसेप्टर्स आप ले लीजिए। युद्ध में अमेरिका ने करीब 290 थार्ड इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया। युद्ध से पहले अमेरिका के पास करीब 360 इंटरसेप्टर्स थे, अब करीब 70 इंटरसेप्टर्स बचे होने का अनुमान है। 2029 से पहले स्टॉक की भरपाई करना मुश्किल बताया जा रहा है। JASSM और JASSM-ER एक लंबी दूरी की स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। तकरीबन 1100 ऐसी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। युद्ध से पहले अमेरिका के पास 2300 ऐसे मिसाइलें थी और आज तकरीबन 1200 मिसाइलें ऐसी बची हुई हैं। फिर आ जाइए आप ATACMS और PRSM ATACMS, लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। यह अमेरिकी सेना की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता का अहम हिस्सा है। नई तकनीक वाली PRSM का सीमित स्टॉक खत्म हो चुका है। इसकी संख्या बहुत सीमित थी, 100 से भी कम बनाई गई थी, जो कि खाली हो चुके हैं। पुरानी और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली ATACSM का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। अमेरिका ने ATACMS मिसाइलें यूक्रेन को भी भेजी थी। फिर SM-2 और SM-3 पर आ जाइए। स्टैंडर्ड मिसाइल की प्रमुख इंटरसेप्टर मिसाइल है। युद्ध के दौरान इनका व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ। खास करके नौसेना ने हूती और ईरान से जुड़े अभियान में इसका इस्तेमाल किया। बड़ी संख्या में इसकी भी खपत हुई, जिसका स्टॉक अब लगभग खत्म माना जा रहा है। एक और जहां अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खुफिया रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि ईरान के पास इतने दिनों की जंग के बाद अभी तकरीबन 70% मिसाइल स्टॉक सुरक्षित हो सकती है। और अभी भी ईरान ऐसी स्थिति में है कि लगभग आने वाले 2.5-4-5 साल तक जंग आसानी से लड़ सकता है। ईरान के पास करीब 50,000 से ज्यादा शाहेद ड्रोन होने का दावा किया जा रहा है। ईरान जब फायरिंग करता है, किस तरह से फायरिंग करता है, जरा विजुअल देख लीजिए। यानी ईरान चाहे तो अगले कई सालों तक अमेरिका को युद्ध में उलझाए रख सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनकर मुझे कम से कम एक बात समझ आ रही है, शायद आपको भी ये बात समझ आए या फिर इस बात का एहसास हो। डोनाल्ड ट्रंप भले ही एक बेहतरीन स्टेट्समैन ना हो, एक शानदार नेता ना हो, लेकिन एक बेहतरीन एक्टर जरूर है। जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं कि भाई ईरानी हमारे पास भागते भागता है, उन्होंने कहा कि क्या हम बात कर सकते हैं, बहुत नुकसान हो गया है, वो गिड़गिड़ाने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर खाने तो सबको पता है कि अमेरिका को इतनी मार पड़ी है, इतना रेला गया है यूएस की बातचीत जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो अभी हमने आपके सामने एक हथियारों का लेखा जोखा रखा। ईरान ने जंग में अमेरिका को थका दिया, अमेरिका हांफने लगा है, मिसाइल स्टॉक है नहीं, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि या तो वंस एंड फॉर ऑल करके यहां से चल लिया जाए, कि एक बड़ा हमला करें, ईरान को टारगेट करें और फिर यहां से 9-2-11 हो जाए और ये कह दे पूरी दुनिया में कि भाई हम जंग जीत चुके हैं, अब कहीं कोई बचा नहीं है। या तो फिर ईरान के साथ वो कुछ डील कर ले, वो JCPOA वाला जो बराक ओबामा वाली डील थी उसकी कुछ आसपास वाली डील, और कह दें कि भाई हमने देखी, हमने कही थी बात डील की, हमने डील करा ली। उसके बाद दुनिया जो भी कहते रहे उससे ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान से जंग में अमेरिका को समझ आ गया कि ईरान के साथ लोहा लेना आसान नहीं है। अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो गया। अमेरिका को समझ में आ गया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती है, बल्कि उसके लिए दिमाग की भी जरूरत होती है। और अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ ताकत के प्रदर्शन की वजह से अपना बेड़ा गर्क करा दिया। उधर ईरान ने अभेद्य एयर डिफेंस को भेदते हुए अमेरिकी वायुसेना के बेस को, अमेरिकी सैन्य बेस को मिडिल ईस्ट में जमकर रेला। दरअसल चीन से मिले विमान गिराने वाली तकनीक की वजह से ईरान अमेरिका के 50 से ज्यादा जहाजों को जमींदोज करने में कामयाब रहा। इसी वजह से अमेरिका के बड़े बड़े नामी हथियारों की पोल खुली, चाहे वो F-15E हो, F-35 हो, F-16 जैसे विमान हो, जो रडार की चपेट में ही नहीं आते थे। ईरान ने चुन चुन कर इन विमानों का शिकार किया
और 50 से ज्यादा ऐसे जहाजों को होर्मुज की खाड़ी में डुबो दिया। एक के बाद एक कई विमान ताश के पत्तों की तरह ढेर होते रहे। अमेरिका हाथ पर हाथ धर के देखता रहा। अमेरिकी जेट्स, लड़ाकू विमान, रिफ्यूलिंग टैंकर। आलम यह हो गई कि अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने की जगह कई देश फ्रांस के लड़ाकू विमान खरीदने लगे और इस वॉर की वजह से अमेरिका के डिफेंस मार्केट को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे। मिडिल ईस्ट के जंग में अमेरिकी विमान कैसे जमींदोज हुए, कौन कौन से विमान धराशायी हुए, यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। F-15E स्ट्राइक ईगल 4 गिराए गए, एक की कीमत 288 करोड़ रुपए, तकरीबन 1152 करोड़ की चपत। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलर है, 9 गिराए गए, एक की कीमत करीब 694 करोड़, कुल चपत 6246 करोड़। MQ-9 रीपर ड्रोन 24 गिराए गए, एक की कीमत 250 करोड़, कुल 6000 करोड़ की चपत। विमान गिराए गए F-35 फाइटर जेट 3, एक की कीमत 277 करोड़, 3 की कीमत 831 करोड़ रुपए। UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट किया हो गया, 185 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका हुआ। 2 अवैक्स गिराए गए, बहुत कीमती विमान है अवैक्स। एक अवैक्स की कीमत 6000 करोड़ है और यह विमान अवैक्स तब गिराया गया जब यह हैंगर में खड़ा हुआ था। 12000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। MQ-1 प्रीडेटर गिराया गया, 42 करोड़ का नुकसान हुआ। MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर गिराया गया, 40 करोड़ का नुकसान हुआ। A-10 थंडरबोल्ट 2 एक मार गिराया ईरान ने, 175 करोड़ का नुकसान हो गया। और सिर्फ विमानों की अगर आप अनुमानित लागत लगा लें, आंकड़ा ऊपर ही जाएगा, कम नहीं आएगा। 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ जहाज गिराए हैं ईरान ने। F-15E स्ट्राइक ईगल दोहरे इंजन वाला भारी बमबारी करने वाला अमेरिकी सेना का बैकबोन माना जाता है। ईरान ने इस गुरूर को भी चूर चूर कर दिया और ईरान के एडवांस्ड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के सामने यह फाइटर जेट भी नाकाम हो गया। F-35 जिसके कंपैरिजन में आज की तारीख में कहते हैं कोई फाइटर जेट नहीं है। यह 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है जिसे रेडार नहीं पकड़ पाता। ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आधुनिक रेडार ने इसकी अदृश्यता का भ्रम तोड़ दिया। MQ-9 रीपर ड्रोन, $30 मिलियन की लागत वाला आसमानी शिकारी जो आसमान में किसी बाज की तरह है, उसकी नजर से कुछ नहीं बच सकता। और इसकी काबिलियत, इसकी ताकत सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में हर जगह हमने देखी है। ईरान ने इस MQ-9 को भी खिलौने की तरह गिराया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए किस तरह से ईरान आसमान के शिकारियों का शिकार करता रहा और सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का शिकारी बन गया। लेकिन पूरी दुनिया यह जानना चाहती थी कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो वो इतने अत्याधुनिक विमानों को मार गिरा रहा है। कहते हैं ईरान को चीन ने QW-12 और FN-16 मैनपैड्स हथियार दिए थे। मैनपैड्स हथियार उन हथियारों को कहा जाता है जिन्हें कंधे पर रखकर सैनिक फायर करता है, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इन्हीं हथियारों के दम पर ईरान ने अमेरिकी विमानों का शिकार किया। जैसे ही विमान कम ऊंचाई पर आते थे, ईरान इसे टारगेट कर लेता था। Q-12 और FN-16 कंधे पर उठाकर चलाई जाने वाली पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के जरिए ईरान ने कई विमानों को गिराया। ईरान ने संघर्ष के दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों के खिलाफ चीनी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। और आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि चीन और रूस खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसा ना करें, इसका अंजाम बुरा हो सकता है। लेकिन चीन नहीं माना। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप मई के महीने में
चाइना जाते हैं, बीजिंग जाते हैं मनाने के लिए कि अब आप हथियार मत दीजिए, शी जिनपिंग को बनाने जाते हैं, लेकिन फिर भी शी जिनपिंग की मुहिम जारी रहती है। आज तो अमेरिकी हथियार और जेट्स का बाजार भी खतरे में है, क्योंकि सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन जंग में हथियार देने और बचे खुचे हथियार को ईरान जंग में झोंक देने की वजह से अमेरिका के पास तो ना मिसाइल है और ना ही विमानों की तारीफ करने के लिए कुछ बचा है। सब सवालों के दायरे में, जो कि अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ईरान के साथ 5 महीने की लड़ाई ने अमेरिका की इकोनॉमी को जबरदस्त धक्का दिया। अमेरिका का आर्थिक ढांचा इस युद्ध की आग में जलकर काफी हद तक झुलस गया। अमेरिका को इस सीमित युद्ध में 50 से 70 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अपनी फौज को रखने के लिए रोजाना 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा पानी की तरह बहाना होता है। सोचिए, 5 महीने की बात करें तो सिर्फ युद्धपोत और एयरक्राफ्ट पर सैनिकों की तैनाती में 22,500 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी अमेरिका के हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। ना तो ईरान में रिजीम चेंज हुआ, ना ही होर्मुज अमेरिका के कंट्रोल में आया और ना ही ईरान के तेल पर अमेरिका अपना दबदबा कायम कर पाया। और उल्टा मिडिल ईस्ट से दबदबा खत्म हो गया और इजराइल को और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया अमेरिका ने, असुरक्षित कर दिया एक तरह से, क्योंकि अब इजराइल पर खतरा ज्यादा है। जी हां, इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से अमेरिका को $1 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार का झटका भी लगा, क्योंकि अमेरिकी व्यापार होर्मुज के अलावा लाल सागर के रास्ते से भी होता है और दोनों पर संकट है। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों को करारा झटका लग रहा है। और इसी नुकसान की वजह से, या एक और नुकसान आप मान लीजिए, जिसकी वजह से ट्रंप बार बार डील डील चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका को उन्होंने लंबी जंग में धकेल दिया है और इसका कारण अमेरिकी लोगों को, अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। उधर टैक्स पेयर्स ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। 2 बार तो ट्रंप के खिलाफ लोग सड़क पर भी उतर आए और अब तो जंग की वजह से नुकसान के कारण ट्रंप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, क्योंकि उनके गलत रणनीति की वजह से अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है और उनके कारण पूरी दुनिया इस वक्त एक इकोनॉमिकल स्लोडाउन में फंसी हुई है, महंगाई की मार झेल रही है। अमेरिका को कहां कहां नुकसान हुआ है, किस किस सेक्टर में लगातार नुकसान हो रहा है, जल्दी से नजर डालते हैं। मिसाइलों पर भारी खर्च है। इंटरसेप्टर्स पर तकरीबन $26.1 अरब खर्च का अनुमान आया है। युद्ध के सैन्य खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा है। हथियारों का मिसाइल स्टॉक भी तेजी से रिफिल किया जा रहा है, उसमें कई साल लग सकते हैं। इसमें भी बिलियंस डॉलर्स का खर्च है। सैन्य तैनाती का खर्च, सैनिकों की तैनाती पर तकरीबन $0.17 अरब का खर्च है। अतिरिक्त ऑपरेशनल खर्च $0.75 अरब के करीब है। युद्ध लंबा खिंचने की वजह से ये खर्च और बढ़ सकते हैं। युद्धपोत पर अमेरिका ने भारी भरकम खर्च किए हुए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में लगाए। अमेरिका ने 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए। कैरियर के संचालन पर करीब $6.5 मिलियन प्रतिदिन का खर्च है। ईंधन, रखरखाव और सपोर्ट ऑपरेशन से लागत बढ़ गई है। और तो और चेरी ऑन द टॉप, होर्मुज तो कब से बंद है, जहां से तकरीबन 20 से 25% का तेल व्यापार होता है। बंद होने की वजह से तेल और गैस की लिमिटेड सप्लाई है, जिससे कीमतों पर दबाव है। अब आ जाइए अमेरिका के बिजनेस पर। ऊंची ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट लागत से कृषि, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। सप्लाई चेन में व्यवधान है। शिपिंग लागत में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ अमेरिकी ऑयल प्रोड्यूसर्स को ऊंची कीमतों से फायदा हुआ है। कारोबार पर युद्ध का अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव देखा जा रहा है। महंगाई के आंकड़े से अगर आप नंबर्स देखेंगे, युद्ध से पहले सीपीआई जो है 2.4% था। मई 2026 में सीपीआई 4.2% तक हो गया और जून आते आते ये 4 को क्रॉस कर गया। गैसोलीन कीमतों में तेज उछाल है। तेल संकट का असर महंगाई पर साफ साफ दिख रहा है और अमेरिकी कर्ज पर भी असर देख लीजिए। युद्ध का एक बड़ा हिस्सा उधार और कर्ज के जरिए ही वित्त पोषित किया जाएगा, यानी पैसा उधार में ले रहे हैं लेकिन फंड कर रहे हैं वॉर को। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ सकता है अमेरिका के लिए और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका भी एक लंबे युद्ध की तरफ जाएगा, जिससे वो अपने पैसे की भरपाई कर सके। आप मेरी मानिए, अमेरिका सिर्फ डॉलर की नजर से दुनिया को देखता है। अमेरिका को सिर्फ अपना मेनलैंड अपना दिखता है, बाकी पूरी दुनिया उसके लिए डॉलर की मशीन है। फिर चाहे वो हथियार बेचे, प्रॉक्सी बेचे, डीप स्टेट बेचे, कॉन्स्पिरेसी बेचे, फिर चाहे वो अपने लोगों को बिठाए, चाहे वो सो कॉल्ड, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। खैर,
अमेरिकी सैनिकों के लिहाज से क्या नुकसान हुआ? 20 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 642 सैनिकों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले बढ़े हैं और अमेरिका के लिए मानव क्षति की चिंता सबसे बड़ी चिंता बनकर उभरी है मिडिल ईस्ट में। और अमेरिका की आंखें तब खुली जब उसके लोग मारे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। अमेरिका में ऐसा कोई सेक्टर नहीं जो आज के वक्त घाटे में ना चल रहा हो। और आज की स्थिति यह हो गई है कि हर हाल में ट्रंप को डील चाहिए और हर हाल में ट्रंप इस जंग से निकलना भी चाहते हैं, चाहे वो कैसे भी निकले। कोरोना के बाद बहुत मुश्किल से इकोनॉमी दुनिया भर की बाहर आई थी, उस क्राइसिस सिचुएशन से जिसे हम शायद अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहते, या हम आने वाले जनरेशन से भी यही कहेंगे कि वो भी ऐसे मुश्किल हालात, मुश्किल दौर को ना देखें। हम में आप में से कई लोगों ने देखा है, हम जानते हैं। लेकिन उस त्रासदी से निकलकर दुनिया होर्मुज वाली त्रासदी में फंस गई है और यही वजह है कि अमेरिका हो या कोई और देश, सभी इस महंगाई की मार झेल रहे हैं और ट्रंप चाहते हैं कि फौरन इस जंग का समाधान निकाला जाए। ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई में दो पहलू हैं। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका को नुकसान हुआ, अमेरिकी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, लेकिन इस सिक्के का एक और पहलू है। ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं और ऐसे पेश करते हैं जैसे वो अमेरिका को पैसा ला कर देंगे और अमेरिकी खून नहीं बहने देंगे। लेकिन एक बात तो साफ है ईरान की जंग में कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने डुबो दिया। आज जब जंग में अमेरिका हार रहा है तो ट्रंप ने हार का पूरा ठिकरा वॉशिंगटन के मौजूद एस्टैब्लिशमेंट पर फोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव और संघर्ष के माहौल से डोनाल्ड ट्रंप एंड फैमिली ने भारी आर्थिक लाभ कमाया है। सोचिए, जो देश जंग में लगातार नुकसान झेल रहा हो, जहां पर सैनिकों की ताबूत लाए जा रहे हैं, जहां सैनिकों के शव को ताबूत में भरकर लाया जा रहा है, जहां सैनिक मर रहे हैं, देश के सैनिक घायल होकर अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं, उस देश का राष्ट्रपति इस जंग के इर्द गिर्द कमाई कर रहा हो तो सवाल तो उठेंगे। अमेरिका के इतिहास में शायद ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने सैनिकों के शव और अपने देश के ऊपर अपनी कमाई जारी रखी। हो सकता है डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट ही सही। रिपोर्ट आई कि इस जंग के बीच ट्रंप और अमीर हो गए। यही नहीं, उनकी फैमिली भी इस जंग में काफी अमीर हो गई। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है जब पूरी दुनिया वॉर से क्रम्बल कर रही हो तो ट्रंप की संपत्ति बढ़ रही थी। ट्रंप परिवार ने क्रिप्टो कारोबार से अरबों डॉलर कमाए। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप परिवार की हिस्सेदारी 60% है। इसके अलावा WLFI टोकन की बिक्री से ट्रंप परिवार को बड़ा फायदा हुआ। ट्रंप के नाम वाले डॉलर ट्रंप मीम कॉइन से भी काफी कमाई हुई। सत्ता में आने के बाद ट्रंप से जुड़े क्रिप्टो टोकन्स की कीमत काफी बढ़ी। ट्रंप परिवार की कुल क्रिप्टो कमाई करीब 2.3 अरब डॉलर आंकी गई। करीब 10 लाख छोटे निवेशकों को क्रिप्टो की कीमत गिरने से नुकसान हुआ और ट्रंप के बेटे ड्रोन कारोबार भी निवेश करते हैं और अमेरिकी ड्रोन की बढ़ती मांग से डिफेंस कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद जगी। जंग में बयान और फैसलों से पहले शेयर बाजार में करोड़ों का सट्टा लगने लगा और शेयर बाजार से भी माना यह जाता है, दावा किया जाता है कि ट्रंप एंड फैमिली ने खूब माल बटोरा। यानी एक तरफ ईरान के साथ जंग में देश आर्थिक मार झेल रहा था, सैनिकों की जान जा रही थी, भारी भरकम खर्च को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप पैसे बनाने में लगे थे। तो वहां की जनता नाराज क्यों ना हो? यही वजह है कि ट्रंप की लगातार अप्रूवल रेटिंग गिरती चली गई और जो लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग है वो -61% पर है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो मिड टर्म इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते और मिड टर्म इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी हालत में डील चाहिए ईरान से। वैसे भी इतिहास गवाह है कि जो साम्राज्य अपने संसाधनों से ज्यादा घमंड पाल लेते हैं उनका अंत इसी तरह से होता है। और आज अमेरिका की हालत वैसी नजर आ रही। हथियारों का खाली खजाना, ढहती अर्थव्यवस्था, तेहरान के बेखौफ तेवर। अमेरिका समझ चुका है कि अगर उसने ईरान से बातचीत की टेबल पर डील नहीं की,
सरेंडर नहीं किया तो मिडिल ईस्ट में उसके सामने कुछ भी नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ कयामत ही कयामत होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।